मिस माया बोर्डिंग हाउस। नौकरी की उस धुंधली और अंधेरी राहों पर अंतहीन भटकने के बाद जब ये दोनों दोस्त बुरी तरह थक कर चूर हो गए तो उनके पूरे वजूद में सिर्फ निराशा और चिड़चिड़ापन भर गया। मन ऐसा भारी हुआ कि जैसे उम्मीदों का दम घुटने लगा हो। द्विजेन ने एक लंबी आह भरकर पूछा, अब क्या किया जाए परितोष? परितोष ने बेबसी से जवाब दिया, वही तो मैं भी सोच रहा हूं। रेंजर्स की लॉटरी के टिकट भी तो हम लगातार खरीदे जा रहे हैं, पर आज तक एक छोटा मोटा इनाम भी हमारी फूटी किस्मत में नहीं जुड़ा। सचमुच पत्थर फाड़ बदकिस्मती लेकर पैदा हुए हैं हम। द्विजेन तकिए पर आधा लेटकर अपनी आंखों को छत की ओर टिकाए मन ही मन सोचने लगा, वाकई किस्मत पर दुखों का भारी पत्थर ही पड़ा है। जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी हसीन और खुशियों से भरी है, वे या तो घर-बार त्याग चुके कोई पहुंचे हुए सन्यासी हैं, या फिर दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज, या शायद वे किस्मत के इतने धनी हैं कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही इस दुनिया में आए हैं। पर हमारे जैसों के लिए परितोष फर्श पर अपने हाथ पांव फैलाकर बिल्कुल मुर्दे की तरह निढाल पड़ गया और सोचने लगा, अब समझ आ रहा है कि मेहनत और पुरुषार्थ जैसे भारी भरकम शब्दों का कोई मोल नहीं होता। इतने सालों की ठोकरों के बाद आखिरकार इस तकदीर को मानना ही पड़ा। चलो मान भी लिया कि सब ऊपर वाले के हाथ में है, पर दोनों की सोच का सिलसिला उसी पर के फेर में उलझकर कुछ दूर तक चला। फिर दोनों ही ख्यालों की डोर खो बैठे। एक गहरा ठंडा सा निश्वास छोड़कर दोनों जैसे दोबारा अपनी सुध-बुध में वापस आए। होश में आते ही द्विजेन के सूखे गले से शब्द निकला, चाय। परितोष ने भी थोड़ा करवट बदलते हुए सुस्त आवाज में दोहराया, बिल्कुल सही, चाय। चाय आई। चाय की प्याली के उन चंद सुकून भरे घूंटों ने जैसे शरीर में थोड़ी जान फूकी। द्विजेन ने प्याली खाली करते हुए दृढ़ता से कहा, अब कोई छोटा मोटा बिजनेस ही शुरू करना पड़ेगा परितोष। नौकरी की उम्मीद करना तो अब कोरी बेवकूफी है। किस चीज का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो यही तो सोचना है। सोच विचार कर कुछ न कुछ तो शुरू करना ही होगा। तभी उन दोनों के दिमाग में व्यापार के तमाम नूतन और पुराने नक्शे उभरने लगे। उनके बीच कई तरह के धंधों की चर्चा हुई। कपड़ों की रंगाई धुलाई, एक आलीशान हेयर कटिंग सैलून, कोई बेकरी, दूध या मछली का व्यापार, स्टेशनरी के दुकान, परचून का काम, शुद्ध देसी घी, चंदौसी का चक्की वाला आटा, यहां तक कि कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज का सामान। पर अफसोस आखिर तक किसी भी विचार पर मुहर नहीं लग पाई। हर धंधे में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई पेचीदगी या कोई अड़चन उन दोनों को अपनी ओर हाथ बढ़ाकर पीछे धकेल देती थी। काफी बहस के बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। शाम को गहराते देख द्विजन अपनी जगह से उठा। उसे अपनी 5 रुपए वाली उस ट्यूशन पर जाना था जहां वो दिन में 2 बार पढ़ाने जाता था। वो घर परितोष का ही था और उसे अपने दोस्त जैसी ट्यूशन पढ़ाने की खुशकिस्मती भी हासिल नहीं थी। इसलिए वो शाम के उस धुंधलके में काफी देर तक बाहरी कमरे के फर्श पर बिछी उस पुरानी शतरंज वाली दरी पर चुपचाप चित पड़ा रहा। पहले वो करवट लेकर लेटा, फिर कुछ देर औंधे मुंह पड़ा रहा और आखिर में जब सिर का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दोनों हाथों से अपनी कनपटियों को दबाते हुए उठ बैठा। वो सुस्त कदमों से झूमता लड़खड़ाता हुआ घर के भीतर चला गया ताकि एक एस्पिरिन की गोली खाकर अपने इस टूटते हुए सिर को कुछ आराम दे सके। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद पूरे 3 घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे ख्यालों के अथाह समुंदर में गोते लगाने के बाद, यानी गहराई से सोचने के बाद, द्विजेन अचानक उछल पड़ा। उसके दिमाग में कोई व्यापार शुरू करने की हलचल मची हुई थी। कल की तरह आज भी उसने कई विषयों पर बहुत खोजबीन और शोध किया और आखिरकार उसे एक बोर्डिंग हाउस के गलियारे में एक चमकदार और साफ रास्ता दिखाई दे गया। बोर्डिंग हाउस जैसा आराम और मुनाफा किसी और धंधे में नहीं है। बस एक बार बाजार जाकर सारा राशन और जरूरी सामान खरीद लाओ, उसके बाद कोई खास भागदौड़ या मेहनत नहीं है। पढ़े लिखे शरीफ और भद्र लोगों के साथ काम करना है तो उधारी डूबने का भी कोई डर नहीं रहेगा। इसमें ना कुछ टूटने फूटने का खतरा है, ना चोरी होने की चिंता और ना ही किसी चीज के गलने सड़ने का झंझट। मुसीबतें तो न के बराबर हैं। बस गोदाम पर नजर रखो और महीने के आखिर में रहने वालों को टोक कर अपनी रकम की वसूली कर लो। अगर 25 लोग भी रहने आ जाएं और एक बंदे पर 4 रुपए का भी मुनाफा बचे तो महीने के पूरे 100 रुपए सीधे जेब में, एकदम खरी और पक्की कमाई। और जैसे ही रहने वालों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं और एक बोर्डिंग हाउस खोल देंगे। एक में द्विजेन खुद रहेगा और दूसरे की कमान परितोष के हाथों में होगी। क्या गजब का इंतजाम होगा। अपनी इस योजना से बेहद खुश होकर द्विजेन भागा भागा परितोष के पास पहुंचा। परितोष ने अपनी सांसें रोककर पूरी बात सुनी और भारी जोश में द्विजेन की पीठ थपथपाते हुए बोला,
भाई तूने अब तक का सबसे बेहतरीन मंतव्य खोजा है, नाइस। लेकिन हमें कुछ नया और अनोखा करना होगा, कुछ ऐसा जिससे लोग अट्रैक्टेड यानी खिंचे चले आएं और हमारा बोर्डिंग हाउस उनकी पहली पसंद बन जाए। द्विजेन ने हामी भरी। तेरी बात तो रीजनेबल है, पर उसके लिए तू क्या करना चाहता है? कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के बाद परितोष की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोला, हमें एक सुदर्शन, बातें करने में चतुर और हंसमुख युवती को लेडी सुपरिटेंडेंट के तौर पर रखना होगा। वही रहने वालों के खाने पीने का सारा इंतजाम और देखरेख करेगी। टू बिगिन विद, यानी शुरुआत में उसे महीने के करीब 25 रुपए दे देंगे और वो बोर्डिंग हाउस में ही रहेगी और वहीं उसका खाना पीना होगा। सच पूछो तो यही हमारा मछली का चारा होगा। एक बार मोह के जाल में फंस गए, फिर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाओ और खेल जमाओ। क्या कहता है? द्विजेन को यह विचार बहुत पसंद आया। मंतव्य बुरा नहीं है, रहने वाले तो फिर जम ही जाएंगे और छोड़कर जाने का नाम भी नहीं लेंगे। हमें जमाने के हिसाब से ही अरेंजमेंट करना होगा, जैसा दौर वैसी व्यवस्था। नाइस कमेंट, एक्सेलेंट। आखिरकार सलाह पक्की हो गई और यह भी तय हुआ कि जो युवती रखी जाएगी उसी के नाम पर बोर्डिंग हाउस का नाम रखा जाएगा, क्योंकि आखिर वो नाम ही तो लोगों को अपनी ओर खींचने वाला पहला आकर्षण होगा। परितोष ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन ऐसी कोई अच्छी युवती ढूंढना मुश्किल होगा। द्विजेन ने हैरानी से पूछा, अच्छी युवती से तेरा मतलब जो देखने सुनने में अच्छी हो? ये बात तो मैंने शुरुआत में ही साफ कर दी थी। वो युवती देखने सुनने में सुंदर और सुश्री होनी चाहिए, बातें करने में चतुर और तेज तर्रार हो, और साथ ही किसी शरीफ और भले घर की हो। शरीफ घर की लड़की तुझे इस शहर में भला कहाँ से मिल जाएगी? शरीफ घर की लड़की भला कभी, यानी कहने का मतलब ये है कि वो आउटडोर शरीफ होगी और क्या। वैसे भी आजकल के ज़माने में नाम के आखिर में देवी या कोई भारी सा उपनाम लगा हो और नाम की शुरुआत में एक मिस शब्द जुड़ा हो तो दुनिया उसे शरीफ घर की ही समझती है। क्या तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई? परितोष इस बात को पूरी तरह साफ और पवित्र नजरिए से समझ नहीं पाया। उसके मन में एक हल्की सी खटास और शक बना रहा, पर फिर भी उसने कोई खास उत्साह न दिखाते हुए बस इतना कह दिया, ठीक है, समझ गया। अगले ही दिन से बोर्डिंग हाउस खोलने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। ये तय हुआ कि 500 रुपए की कुल पूंजी लगाकर इस कारोबार में उतरा जाएगा, जिसमें से 250 रुपए परितोष अपनी जेब से देगा और बाकी के 250 का इंतजाम द्विजेन करेगा। 5-7 दिनों की भारी भागदौड़ के बाद आखिरकार 100 रुपए महीने के किराए पर एक 2 मंजिला मकान का इंतजाम कर लिया गया। उस मकान में ऊपर की मंजिल पर 4 और नीचे की मंजिल पर 4, कुल मिलाकर 8 शयन कक्ष यानी बेडरूम थे। इसके अलावा रसोई और गोदाम के लिए अलग से कमरे बने हुए थे। नीचे के बड़े और चौड़े बरामदे के दोनों कोनों पर लकड़ी के ऊंचे पार्टीशन लगाकर 2 अलग कमरे तैयार किए गए। उनमें से एक को ऑफिस बनाया गया और दूसरे को लेडी सुपरिटेंडेंट के क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। जब सारा ढांचा तैयार हो गया, तब रोजाना निकलने वाले एक अखबार में लेडी सुपरिटेंडेंट की जरूरत के लिए विज्ञापन निकलवा दिया गया। जिस सुबह अखबार में विज्ञापन निकला, उसी दिन दोपहर ढलते ही नौकरी की तलाश में पहली उम्मीदवार महिला वहां आ पहुंची। द्विजेन ने औपचारिकता निभाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? लावण्य लता दासी। परितोष ने जैसे ही ये सुना, मन ही मन बुदबुदाया। कितना पुराना और खिसा-पिटा नाम है। ऊपर से लावण्य लता के चेहरे मोहरे में उस असल चीज की ही भारी कमी थी जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया था, यानी लावण्य और कोमलता। शायद इसीलिए परितोष ने उस महिला में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और खिड़की के बाहर शून्य में आसमान को ताकने लगा। द्विजेन ने सवाल जारी रखा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैंने मैट्रिक क्लास तक पढ़ाई की थी, पर परीक्षा से ठीक पहले मुझे बहुत। उसकी बात बीच में ही काटते हुए द्विजेन ने कड़ा सवाल किया, विज्ञापन में आपने शायद ध्यान से पढ़ा ही होगा कि यहां फुल टाइम यानी दिन रात यहीं रहना पड़ेगा। क्या आप इस शर्त के लिए राजी हैं? पर लावण्य लता इस शर्त को मानने को तैयार नहीं थी। वे रात के समय वहां रुकने के लिए किसी भी हाल में राजी नहीं हो सकती थीं। उन्होंने दलील दी, इससे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं सुबह सवेरे आ जाऊंगी और रात के 10 बजे तक यहीं रहकर सारा कामकाज देखूंगी। आप चाहें तो इसके बदले मेरी तनख्वाह 5 रुपए कम कर दीजिएगा। परितोष ने अपनी नजरें आसमान से हटाईं और पास रखे अखबार के पन्नों पर टिका दी। लावण्य लता ने उम्मीद भरी नजरों से द्विजेन की ओर देखा और पूछा, क्या ख्याल है आपका? द्विजेन ने साफ तौर पर इनकार करते हुए अपना सिर हिला दिया। ये मुमकिन ही नहीं था। नियम के मुताबिक दिन रात यहीं रहना अनिवार्य था। आखिरकार लावण्य लता को मायूस और खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ा।
परितोष तब अपनी जगह से हिला और अखबार से अपनी एकाग्र नजरों को हटाकर द्विजेन के चेहरे पर टिकाते हुए बोला, लावण्य नाम सुनने के बाद अब और बात करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या उस पुराने और सड़े हुए नाम पर हमें अपने बोर्डिंग हाउस का नाम रखना होगा? और वैसे भी उसके शरीर में कुछ हड्डियों के सिवा और है ही क्या? लावण्य लता के बजाय अगर उसका नाम हड्डी शोभना या अस्थि मालिनी होता तो वह उसकी सूरत पर ज्यादा खरा उतरता। शाम के समय जब दोनों दोस्त चाय पी रहे थे, तभी नमस्कार कहती हुई एक और महिला मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। परितोष ने तिरछी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखा और शायद मन ही मन खुश भी हुआ। वह देखने में काफी सलीकेदार और सुघड़ लग रही थी। दोनों दोस्तों की चाय में थोड़ी बाधा पड़ी। आने वाली महिला ने कहा, चाय ठंडी हो जाएगी, आप लोग पहले उसे खत्म कर लीजिए। परितोष ने मन ही मन सोचा, बड़ी फॉरवर्ड लड़की है। द्विजेन कुछ कहने ही वाला था कि तभी चाय का घूंट गले में अटक जाने की वजह से उसे जोरों की धसक लग गई। तब परितोष ने ही बात संभाली और पूछा, आप इससे पहले क्या करती थी? अपने सीने के पल्लू पर लगे ब्रोच को ठीक करते हुए उस महिला ने जवाब दिया, मैं विनोदिनी गर्ल्स स्कूल में मिस्ट्रेस थी। नौकरी क्यों छोड़ दी? छोड़नी पड़ी बीमारी की वजह से। वो काम बड़ा भाग दौड़ वाला था, यानी वो चरवाही मेरे स्वास्थ्य को रास नहीं आई। हृदय में थोड़ी थोड़ी पैल्पिटेशन शुरू हो गई थी, इसलिए मजबूरी में वो काम छोड़ना पड़ा। वहां आप कितनी मिस्ट्रेस थीं? 4 मिस्ट्रेस और 3 मास्टर थे, द्विजेन बोला। ठीक है, आप अपना नाम और पता दे जाइए, जैसा भी होगा हम आपको खबर दे देंगे। उस महिला के चले जाने के बाद द्विजेन ने परितोष की ओर देखते हुए पूछा, क्या लगता है, कैसी है ये? बिल्कुल भी काम की नहीं है। उसने जो हार्ट की पैल्पिटेशन वाली बात कही है, यहां आने पर वो और भी बढ़ जाएगी। तब उसकी मुसीबतें झेलते झेलते हमें खुद पैल्पिटेशन की बीमारी लग जाएगी। आखिरकार इन्हें भी नामंजूर कर दिया गया। अगली सुबह श्रीमती गीता, सीता, कानन, काजल, गीतिका, सेविका, तटिनी, मानसी जैसी लगभग दर्जन भर युवतियां एक एक करके नौकरी की उम्मीद में आए। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए गर्व से सफलता का परचम लहराया मिस माया गुप्ता ने। उम्र लगभग 24 साल, सुडौल बदन, खुशमिजाज स्वभाव और एकदम दुरुस्त सेहत। उनकी बातचीत में एक मीठापन और अनोखा आकर्षण था। आखिरकार उन्हीं का चुनाव हुआ और उन्हीं के नाम का एक चमकता हुआ और सुदर्शन साइन बोर्ड दरवाजे पर लटक गया, मिस माया बोर्डिंग हाउस। अखबार में मिस माया बोर्डिंग का विज्ञापन निकलते ही लोगों का ध्यान खास तौर पर इसकी तरफ खिंचा चला आया। विज्ञापन का असर ऐसा हुआ कि देखते ही देखते इसकी सभी 25 सीटें पूरी तरह भर गई। द्विजेन और परितोष मिस माया की मदद और सहयोग से बड़े ही आनंद और पूरे उत्साह के साथ बोर्डिंग हाउस का कामकाज बहुत अच्छे से चलाने लगे। जब 1 महीना बीत गया तो रहने वालों से पैसों की वसूली हुई। द्विजेन ने मुनाफे का जो सपना देखा था वो अब सच हो चुका था। सारे खर्चे निकालने के बाद हर बोर्डर पर 4 रुपए के हिसाब से कुल 100 रुपए का मुनाफा हाथ में आया। लेकिन धंधे की इस पहली कामयाबी ने ही द्विजेन को थोड़ा चिंतित कर दिया। द्विजेन मन ही मन सोचने लगा, परितोष को साथ नहीं लेना चाहिए था। उसके उन 250 रुपयों की खातिर अब मुझे हर महीने मुनाफे का आधा हिस्सा उसे देना पड़ेगा। मैंने बड़ी बेवकूफी का काम कर दिया। पहले महीने के मुनाफे के 50 रुपए हाथ में मिलते ही परितोष ने अपनी पत्नी के लिए 2 बढ़िया साड़ियां, साबुन और सेंट वगैरह खरीदा और अपने लिए कुछ बढ़िया सूती कुर्ते, एक अच्छा फाउंटेन पेन, 2 उम्दा तौलिए, टूथपेस्ट, उस्तरे के ब्लेड, शेविंग स्टिक और एस्पिरिन की गोलियों की एक पूरी शीशी वगैरह खरीद ली। यही नहीं, 2 वक्त की जगह अब वो हर रोज 3 वक्त बड़े मजे और सुकून के साथ चाय पीने लगा। पर द्विजेन अचानक थोड़ा गंभीर रहने लगा। पहले वो हमेशा गुनगुनाता रहता था, पर अब उसकी वो गुनगुनाहट गायब हो गई। द्विजेन के इस अचानक आए बदलाव को देखकर परितोष बोला, अरे तुझे अचानक क्या हो गया? जब जेब खाली थी तब तो तेरे चेहरे पर हंसी रहती थी, और अब जब जेब भारी हुई है तो तूने अपनी हंसी को भी पॉकेट में डाल लिया क्या? जवाब में द्विजेन बस एक फीकी और बनावटी हंसी हंस दिया और बिना किसी काम के ही रसोई और गोदाम की देखभाल के बहाने वहां से खिसक गया। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद द्विजेन को पहले की ही तरह देर रात तक नींद नहीं आती थी। पहले नींद ना आने की वजह नौकरी का ना होना और पैसों की तंगी थी, पर अब उसकी अनिद्रा का कारण बोर्डिंग हाउस का वो हिस्सेदार था जो उसे अब किसी सौतन की तरह खटकने लगा था, यानी परितोष। उस दिन दोपहर बाद बोर्डिंग हाउस के ऑफिस वाले कमरे में बैठकर परितोष बड़े ध्यान से जंग की खबरें पढ़ रहा था और द्विजेन जैसे किसी घायल सिपाही की तरह सोच के मैदान में लेटा हुआ खामोश दर्द झेल रहा था। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से उसका दिमाग जैसे थोड़ा कमजोर पड़ गया और उसकी नसों में एक तरह की सुस्ती छा गई।
द्विजेन को झपकी आ गई। महज 5 मिनट बीते होंगे कि उस झपकी में ही वो जोर से दहाड़ा, इसे भगाना ही होगा। और चिल्लाते ही उसकी नींद का नशा काफूर हो गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। परितोष ने अखबार एक तरफ रखा और हंसते हुए बोला, क्या बात है रे, लगता है तेरे गले में घोड़े की पूंछ के बाल से बांधकर अमड़े की गुठली लटकानी पड़ेगी। किसे भगाएगा तू? द्विजेन थोड़ा झेंप गया। उसने अपना थूक गटका और बोला, उस माया गुप्ता को। परितोष अपने कुर्ते के छोर से चश्मे के कांच पोंछते हुए बोला, क्या मामला है भाई? देख रहा हूं तू इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, वरना सपने में से चिल्लाता नहीं। देख परख करी तो तूने उसे रखा था, फिर अभी से उसे क्यों भगाना चाहता है? कुछ सेकंड सोचकर द्विजेन बोला, बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसके नाम पर बोर्डिंग का नाम रखा है, पर अगर किसी वजह से भविष्य में वो चली गई तो। उसकी बात काटते हुए परितोष ने कहा, वो मुसीबत अगर आएगी तो भविष्य में आएगी, पर तू अभी से उसे भगाकर मुसीबत को खुद ही क्यों दावत दे रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है। तो कुंवारा है भाई, कहीं किसी और के प्रेम वे में तो नहीं पड़ गया जिसे तू उसे भगाकर यहां लाना चाहता है? द्विजेन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया और मन ही मन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। परितोष बोला, वैसे भी भविष्य में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर वो कभी चली भी गई तो उसकी जगह जो भी आएगी यहां उसे ही सब मिस माया कहेंगे, और अगर ऐसा ना भी हुआ तब भी कोई नुकसान नहीं है। ये जरूरी थोड़ी ही है कि मिस माया नाम की कोई औरत यहां शरीर के साथ मौजूद रहे। द्विजेन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, बस कर भाई, इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मेरे कंधे पर भी एक सिर है, सब समझ गया हूं। रात को खाना खाने के बाद द्विजेन बिस्तर पर लेटा लेटा सोचने लगा, अगर थोड़ा इंतजाम करके काम चलाया जाए तो बोर्डिंग से हर महीने 125 रुपए की कमाई आसानी से हो सकती है। इसका मतलब साल भर में 1500, 10 साल में 15,000। पर यह सब अब मुमकिन नहीं होगा। इस फालतू के बोझ को साथ लेकर मैंने सब मिट्टी में मिला दिया। अगले दिन द्विजेन काफी खुश और जोश में नजर आया। रात के खाने का इंतजाम करने के बाद दोपहर ढलते ही वो बोर्डिंग से बाहर निकल पड़ा और सीधा दैनिक देशबंधु अखबार के दफ्तर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जेब से एक कागज निकाला और विज्ञापन विभाग के मैनेजर से पूछा, कल के अखबार में ये विज्ञापन छपना है, कितना खर्चा आएगा? मैनेजर ने विज्ञापन पढ़कर हिसाब लगाया और जो रकम बताई द्विजेन ने जेब से वो पैसा निकालकर दे दिया और रसीद लेकर वहां से निकल आया। रास्ते में वो एक छापाखाने यानी प्रिंटिंग प्रेस में गया और बोला, 5 लेटर हेड छपवाने हैं। प्रेस का बाबू थोड़ा हैरान होकर बोला, सिर्फ 5? फिलहाल इतने ही, मतलब एक नमूने के तौर पर। उसके बाद अगर पसंद आए तो 5,000 छपवाऊंगा। लेकिन छपाई का खर्च तो 500 में भी उतना ही आएगा जितना 5 में। तब मोल भाव तय हो गया और कुछ बयाना देकर द्विजेन बोर्डिंग लौटने के इरादे से बस में चढ़ गया। कई दिनों बाद आज वो गुनगुनाकर गाना गाने लगा, अतिथि मैं तुम्हारे द्वार आया हूं, आज आया हूं। अगली सुबह जब दूसरी मंजिल के बरामदे में हेम बाबू, गजेन बाबू, नुट्टू बाबू जैसे बोर्डर मिस माया के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और उनके ठहाकों की गूंज शांत बोर्डिंग हाउस में लहरें पैदा कर रही थी, तब नीचे ऑफिस वाले कमरे में दोनों दोस्तों के बीच किसी सलाह मशवरे का दौर चल रहा था। परितोष के हाथ में दैनिक देशबंधु अखबार का नौकरी वाला पन्ना खुला था। द्विजेन बोला, मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, एक दरख्वास्त डाल ही दें, लग गई तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। अखबार में एक विज्ञापन निकला था, टाइपिंग जानने वाला, ISC बंगाली असिस्टेंट चाहिए, अभी वेतन 75 रुपए, जो बाद में बढ़कर 150 रुपए हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड का भी इंतजाम है। काम की जगह बॉम्बे, सिम्सन ट्रॉट्स्की, विक्टोरिया होटल। द्विजेन ने जोर देते हुए कहा, तू ISC है, टाइपिंग भी जानता है और बंगाली तो तू है ही, तो फिर अर्जी डालने में बुराई क्या है? डाल दूं, नुकसान क्या है? बस कुछ पैसों का ही तो मामला है। थोड़ी और बातचीत के बाद परितोष ने उसी वक्त एक दरख्वास्त लिख डाली और उसे डाक में डालने के इरादे से जेब में रखकर बाहर निकल गया। तभी द्विजेन कुर्सी के दोनों हत्थों पर जोर देकर उछलकर खड़ा हो गया और उसी के साथ उसके गले से दबी आवाज में कल वाला वही गाना फूट पड़ा, अतिथि मैं तुम्हारे द्वार आया हूं, आज आया हूं। लेटर बॉक्स की चाबी मिस माया के पास रहती थी। द्विजेन ने वो मांगकर अपने पास रख ली। करीब 8 दिन बाद जब उसने बॉक्स खोला तो उसे परितोष के नाम बॉम्बे डेड लेटर ऑफिस से वापस आया हुआ एक लिफाफा मिला। उसने वो लिफाफा खोल डाला, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और खुद जाकर सड़क किनारे के डस्टबिन में फेंक आया। इसके 4-5 दिन बाद एक सुबह जैसे ही परितोष बोर्डिंग आया, द्विजेन उछल पड़ा और हंसते हुए बोला, भाई अब तो भरपेट दावत खिलाकर ही यहां से जाना होगा। परितोष को किसी अच्छी खबर की आहट मिली, पर उसे इतना बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी खुशी की गंभीरता के साथ उसने पूछा, क्या बात है? बात क्या है? समझ ले कि किला फतेह हो गया, नौकरी पक्की हो गई।
ये कहते हुए दुजेन ने जेब से एक चिट्ठी निकाली और परितोष की ओर उछाल दी। चिट्ठी बॉम्बे की मिसेस सिम्पसन ट्रॉट्स कंपनी के ऑफिस से आई थी। परितोष की दरख्वास्त मंजूर हो गई थी। उसे 1 हफ्ते के भीतर काम शुरू करने के लिए बुलाया गया था। चिट्ठी पढ़कर परितोष की खुशी और बढ़ गई। उसने बड़ी गंभीरता और सादगी के साथ पूछा, फल तो तूने दे दिया, पर छिलका कहाँ है? चिट्ठी का लिफाफा? दुजेन ने अपनी सारी जेबें और मेज पर रखे तमाम कागजात बार बार टटोले, पर लिफाफा कहीं नहीं मिला। इसके बाद दोनों दोस्तों के बीच काफी देर तक सलाह मशविरा हुआ। खुशी और संतोष की वो लहर सिर्फ परितोष के मन में ही नहीं उठी, बल्कि द्विजैन भी भीतर ही भीतर उमंग से भर गया। द्विजैन ने बड़ी आत्मीयता के साथ कहा, देख भाई, भले ही हमारे शरीर अलग अलग हैं, पर हमारे प्राण एक ही हैं। तेरी तरक्की और तेरी भलाई में ही मेरी सच्ची खुशी और मेरा हित है। परितोष ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, लेकिन इस बोर्डिंग हाउस के इंतजाम का क्या होगा? इसे कैसे संभाला जाएगा? द्विजैन ने चेहरे पर झूठी मायूसी लाते हुए बड़ी चतुराई से कहा, यह बोर्डिंग हाउस अब बहुत दिनों तक अच्छे से नहीं चल पाएगा। मैंने हर पहलू पर बहुत ठंडे दिमाग से गौर किया है और अब मुझे समझ आ रहा है कि इस काम में हाथ डालना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पर ऐसा क्यों? परितोष ने हैरानी से पूछा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बड़ी जटिल समस्याएं हैं। किसी और वक्त विस्तार से तुझे सब समझाऊंगा। द्विजैन कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। अभी 100 रुपए तो नकद पड़े हैं, उन्हें तू अपने साथ ले जा। बाकी के 150 रुपए जैसे ही वसूली और उधारी का हिसाब बराबर होगा, मैं तुझे फौरन भेज दूंगा। पर एक बात याद रखना, बंबई पहुंचकर हर हफ्ते चिट्ठी लिखना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद वो कुछ पल रुककर दार्शनिक अंदाज में कहने लगा, ये पूरा संसार और कुछ नहीं, बस चलने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। यहां चाहे कितनी ही गहरी जान पहचान हो, कितनी ही आत्मीय बातें हों, असल में वो सब बस कुछ ही पलों की उस अनजाने रास्ते की मुसाफिरी ही है। इस भीड़ में कब कौन कहां छिटक कर हमसे दूर चला जाए, इसका जरा भी ठिकाना नहीं रहता। ये कहते हुए दुजैन ने धीरे से एक लंबी और ठंडी सांस छोड़ी। कुल मिलाकर यह पक्का हो गया कि उसी रात की मेल ट्रेन से परितोष बंबई की यात्रा पर रवाना होगा। बोर्डिंग हाउस की पूरी जिम्मेदारी अब से द्विजैन के कंधों पर डाल दी गई। इसके भविष्य के किसी भी नफे या नुकसान के लिए परितोष अब उत्तरदायी नहीं रहेगा। दोनों के बीच जो साझेदारी का मूल समझौता हुआ था, उसी कानूनी कागज के पीछे ये नया प्रस्ताव लिख दिया गया और परितोष ने उस पर अपनी सहमति के दस्तखत कर दिए। गवाह के तौर पर मिस माया ने भी अपने हस्ताक्षर वहां अंकित कर दिए। इसके अलावा द्विजैन ने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कल ही अखबार के दफ्तर जाकर इस आशय की एक सार्वजनिक सूचना निकलवानी है कि मिस माया बोर्डिंग हाउस के साथ हम दोनों का जो साझा संबंध था वो आज से वगैरह। दोपहर ढलते ही दोनों दोस्तों की आखिरी मुलाकात हुई और विदाई की औपचारिकताएं पूरी की गईं। ट्रेन का समय शाम 7:30 बजे का था। द्विजैन ने चलते चलते बार बार अपने दोस्त को हिदायत दी कि वहां पहुंचते ही पहला खत जरूर लिखना। उस दिन द्विजैन बोर्डिंग हाउस से थोड़ा जल्दी ही अपने घर लौट आया। रात का भोजन करके वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। इस नींद का भी अपना ही एक निराला और अनसुलझा रहस्य है। दुख और मुफलिसी के दिनों में तो वो आंखों के करीब नहीं फटकती थी, पर आज जब सुख और सुनहरे भविष्य के दिन आए हैं, तब भी वो आंखों में उतरने का नाम नहीं ले रही। अंधेरे कमरे में लेटे लेटे वो अपने भविष्य के मंसूबों के ताने बाने बुनने लगा। वो सोचने लगा, रात के 11 बज रहे हैं। परितोष अब तक ट्रेन में मधुपुर के आसपास पहुंच चुका होगा। बंबई के उस अनजाने शहर में कदम रखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। उस घनघोर अंधेरे में काल्पनिक ट्रॉट्स की कंपनी का दफ्तर ढूंढते ढूंढते उसके पैरों की नसें जवाब देने लगेंगी और उसका सिर चकराने लगेगा। फिर वो थक हार कर खाली हाथ वापस लौटेगा, लेकिन तब तक मेरा रास्ता बिल्कुल साफ और कांटों से मुक्त हो चुका होगा। कल से पूरी ताकत लगाकर बोर्डिंग के काम को नए सिरे से खड़ा करना है। अगर बगल वाला छोटा मकान भी किराए पर उठा लूं और उसमें कम से कम 10 सीटें और बढ़ा दूं, तो हर महीने का मुनाफा लगभग। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए खिड़की के बाहर से आवाज आई, द्विजू। सड़क किनारे वाली खिड़की से किसी ने बड़े अधिकार के साथ पुकारा, द्विजू। द्विजैन ने हड़बड़ाकर बिस्तर छोड़ा और बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। सामने परितोष खड़ा था। उसने हक्के बक्के होकर पूछा, अरे ये क्या, तू गया नहीं? देख ही रहे हो, जाना नहीं हुआ और अब होगा भी नहीं। क्यों? दोपहर का टेलीग्राम पढ़ा। फिर एक भयानक रेल एक्सीडेंट हो गया है। मुसाफिरों से भरी 5 बोगियां एक झटके में चकनाचूर हो गईं। 500-700 लोग एक साथ खत्म। माता पिता अब किसी भी हाल में जाने नहीं दे रहे।
सड़क के किनारे वाले चबूतरे पर द्विजेन धब से बैठ गया। उसकी आंखों के सामने जैसे पीली सरसों के फूल खिल गए। द्विजेन की नाव किनारे लगकर भी नहीं लग पाई। वो परितोष को भगा नहीं सका। ऊपर से ईशान दिशा में मुसीबत के गहरे काले बादल उमड़ने लगे। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस दिन दूसरी मंजिल के बीमार बोर्डर नोट्टू बाबू के लिए मिस माया अपने हाथ में दूध दलिया लेकर गई थीं। बस इसी बात से बादलों का गहराना शुरू हुआ। शाम के वक्त मिस माया ने जब नीचे वाले बोर्डरों से पूछा, इस वक्त बत्तख के अंडे आए हैं, आप सब क्या खाएंगे, तरी वाली कढ़ी या भुजिया? नीचे वाले बोर्डरों में कार्तिक बाबू ही मुखिया थे। उन्होंने जैसे बहुत ही बनावटी अदब के साथ कहा, नोट्टू बाबू जो कहेंगे वही होगा, आखिर वे ही तो सब कुछ हैं। लेकिन वे तो अब खाएंगे नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खाएंगे तो आप लोग, बताइए क्या बनेगा? नोट्टू बाबू की बीमारी की खबर सुनकर कार्तिक बाबू का मन जैसे खराब हो गया। वे बोले, जो मर्जी हो बना लो। वैसे उनका बुखार आज कितना चढ़ा था? रोज एक बार हमें खबर दे दिया कीजिएगा। मिस माया मन ही मन चिढ़कर रसोई की ओर मुड़ गईं। इस गलत बर्ताव के विरोध में वे अब बिना जरूरत के भी बार बार ऊपर वाली मंजिला पर आने जाने लगी। नतीजा ये हुआ कि नीचे वाले और ऊपर वाले बॉर्डरों के बीच भीतरी भीतर एक अनबन और नाराजगी का भाव जागने लगा। एक दिन खाना खाते वक्त नीचे के एक बॉर्डर ने रसोइये को टोकते हुए कहा, दाल पानी जैसी पतली क्यों है भाई? दूसरे ने ताना मारा, रबड़ी जैसी गाढ़ी दाल शायद कहीं और के लिए बचा कर रखी गई है, वो हमारे नसीब में कहाँ? बात को हल्का करने के इरादे से मिस माया हंसते हुए बोली, आप लोगों को अलग से पानी पीने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा ही तो है, लेकिन हर महीने के पैसे भी इस पानी में बहा देना हमारा फर्ज नहीं है, ऐसा हम सोच रहे हैं। उस दिन की बात यहीं रुकी। परितोष ने द्विजेन से कहा, गतिक अच्छी नहीं लग रही, थोड़े होशियार रहो। द्विजेन ने मिस माया को चुपके से सलाह दी, आप नीचे वालों की थोड़ी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिएगा ताकि वे खुश रहें। देख रहा हूं कि इनका मान सम्मान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। अगली सुबह मिस माया नीचे वाले बॉर्डरों की महफिल में आई और एक मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, कल रात कितनी भयानक गर्मी थी ना? सुना है कि यूरोप में बम और गोलों के धमाकों से धरती बुरी तरह कांप उठी है और सूरज की तरफ काफी खिसक गई है। हेमंत बोला, खबर तो बिल्कुल सही है, बहुत जोर का धक्का लगा है। देखिए ना, हमारे बोर्डिंग में भी उस धक्का का थोड़ा असर आ पहुंचा है और आपको अचानक ऊपर से नीचे फेंक दिया है। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें और हंसी मजाक के बीच महफिल जम गई और जो कड़वाहट सबके मन को भारी किए हुए थी वो छट गई। मगर कुदरत का कानून तो यही है कि जो चीज हल्की होती है वो ऊपर ही उठती है। तो नीचे की वो कड़वाहट वाली भाप भी उड़कर ऊपर जा जमी। ऊपर वाली मंजिल के बाबुओं ने नीचे वालों से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन नोट्टू बाबू ने गैलरी की रेलिंग से गर्दन झुकाकर द्विजेन को आवाज दी, देखिए द्विजेन जी, अभी अभी बुखार से उठा हूं, रात को जरा सुकून की नींद चाहिए, पर यहां तो सोना दूभर हो गया है। आधी रात तक कट्ठा 12 639 का शोर मचता रहता है, भला कोई कैसे सोए? द्विजेन थोड़ा तुनुक मिजाज और गर्म खून का आदमी था, पर परितोष का स्वभाव काफी ठंडा था। इसलिए द्विजेन की जगह परितोष ने ही नीचे वाले बाबुओं से बड़े प्यार से मिन्नत की और उन्हें समझाने की कोशिश की। मगर नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। उस दिन के बाद से तो रात के 2-2 बजे तक पासे फेंके जाने लगे और जैसे जैसे वक्त बीतता शोर की आवाज भी उतनी ही बुलंद होती जाती। ऊपर वाली मंजिल के बाबू भी किसी जंग के सिपाही से कम नहीं थे। वे पीछे क्यों हटते? पता नहीं कहां से दर्जन भर भारी भरकम मूंगर उठा लाएं और हर रोज रात के 3 बजे तक एक साथ मिलकर छत पर दमादम मूंगर पीटने लगे। कई रातों तक लगातार जागने का बुरा असर ऊपर वाले सिद्धेश्वर, गजेन और हेम बाबू की सेहत पर पड़ा। उनका हाजमा बिगड़ गया और तबीयत सुस्त हो गई। नोट्टू बाबू ने परितोष को बुलाकर फरमाइश की, आज खाने में और किसी मछली के बजाय अगर ताजा कवई मछली का शोरबा मिल जाए तो मजा आ जाए। नीचे वाले बाबुओं को जैसे ही इसकी खबर लगी, उन्होंने द्विजन को अल्टीमेटम दे दिया, आज तो सिर्फ ताजा एल्विश मछली का सालन ही बनना चाहिए। अगर कोई और मछली रसोई में आई तो हम में से कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा। मिस माया ने तंज कसा, ये लोग तो यूरोप की जंग को भी मात दे रहे हैं। खैर, द्विजन ने दोनों पक्षों को संभालने के लिए कवई मछली का भी इंतजाम किया और गंगा की ताजा एल्विश का भी इंतजाम किया। महीने का अंत हुए 5-7 दिन गुजर चुके थे और अगले 1-2 दिन में सबकी उधारी और किराया मिलने वाला था, इसलिए दोनों गुटों को खुश रखना बहुत जरूरी था। मगर जब नीचे वाले खाने बैठे तो वे एकदम अड़ गए। वे बोले,
रसोई में कवई मछली का शोरबा क्यों बना? अब हम भात नहीं खाएंगे। द्विजेन ने सफाई दी। अरे वो मछली आप लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए तो ताज़ा इल्विश का सालन बनाया है। उन्होंने जवाब दिया। बना तो है ना, क्यों बना? हमने साफ कहा था कि इल्विश के सिवा आज बोर्डिंग में कोई दूसरी मछली नहीं घुसनी चाहिए। नीचे वाले आज पहले खाने बैठ गए थे। उन्होंने गुस्से और जिद में आकर जितना भी भात पका था सब चट कर दिया। उन्हें इस तरह खाते देख सब हक्के बक्के रह गए। पतीले में किसी और के लिए एक दाना तक न छोड़कर वे वहां से उठ खड़े हुए। द्विजेन ने रसोइये से कहा कि फौरन 4 पतीले भात और चढ़ाओ, पर तब तक सुबह के 9:30 बज चुके थे। अब अगर चावल पकते तो उन्हें खाकर वक्त पर दफ्तर पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। तब नोटू बाबू बोले, सिद्धेश्वर, गजेन और हेम बाबू के लिए तो दही चूड़ा मंगवा दीजिए और बाकी सबके लिए बाजार से नाश्ता आना चाहिए। द्विजेन ने चौंक कर पूछा, कैसा नाश्ता? यही पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, संदेश, रसगुल्ले और गुलाब जामुन वगैरह। हमारे ही लड़के जाकर ले आएंगे, आप बस 10 रुपए निकालिए। द्विजेन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया, 10 रुपए? नोटू बाबू ने सपाट आवाज में कहा, उससे कम में 12-13 लोगों का पेट भला कैसे भरेगा? परितोष ने इशारे से द्विजेन को पैसे दे देने को कहा। उसने अकेले में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा कि इस वक्त और कोई हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। द्विजेन भीतर ही भीतर आग बबूला हो उठा था। उसने दबी आवाज में कहा कि एक बार बकाया पैसा वसूल हो जाए फिर इन्हें मजा चखाते हुए दिखाऊंगा। मैं भी द्विजेन सेन हूं, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। सीढ़ियों के पास दरवाजे की ओट में नोटू बाबू खड़े थे, जिस पर द्विजेन की गजर नहीं पड़ी। द्विजेन की बातें नोटू बाबू के कानों में पड़ गईं। उन्होंने द्विजेन की ओर मुखातिब होकर कहा, हम तो जानते ही थे कि आप बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, तो ठीक है, अब कौन किसे मजा चखाता है ये देख ही लिया जाए। इतना कहकर नोटू बाबू धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। द्विजेन ऑफिस वाले कमरे में आकर गाल पर हाथ रखकर बैठ गया। मिस माया पहले ही अपने कमरे में जाकर लेट चुकी थी। परितोष बरामदे में जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। उस दिन शनिवार था। बाबू लोग दफ्तर से जल्दी लौट आए। सुबह की वो बेचैन हवा शाम होते होते जैसे शांत होती दिखाई दी, लेकिन शाम के बाद एक हैरत अंगेज वाकया देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे अचानक किसी जादुई मंत्र के असर से दोनों गुटों के बीच समझौता हो गया है और ऊपर नीचे वाले बाबू लोग बड़ी तेजी से सीढ़ियों पर आ जा रहे हैं। द्विजेन ने मिस माया से दबी जबान में पूछा, ये माजरा क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, पर देख रही हूं कि शांति समझौता हो गया है। चलो, जान बची। थोड़ी देर बाद ऊपर की गैलरी से स्टोव जलने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। मिस माया आकर बोली, 3-3 स्टोव जलाकर फाउल पकाया जा रहा है और 50 अंडे आए हैं, ऑमलेट बनेगा। द्विजन समझ गया कि सुबह के उन 10 रुपयों के शराद से जो कुछ बचा था अब उसी का अगला अध्याय चल रहा है। इसके फौरन बाद ऊपर की गैलरी से एकजुट होकर बड़े ही नाटकीय अंदाज में थिएटरी संवाद सुनाई देने लगे। कौन किसे देख लेगा? दिखा दूं इस पामर को, गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा आज। सबने मिलकर एक सुर में ये गाना भी गाया कि देखते हैं भाई कौन किसे मदा चखाता है। अरे तेरे गले में अंगोछा डालकर डुबो दूंगा तलैया के गंदे पानी में। ओ भोले मन, वहां सड़े हुए कीचड़ में हाथ मारना पड़ेगा, असली मजा तो अब चखाया जाएगा। हालात बिगड़ते देख परितोष समय रहते ही घर की ओर खिसक गया। जाते जाते कह गया कि कल शायद उसे चंदन नगर जाना पड़े, क्योंकि उसके मौसाजी की तबीयत अच्छी नहीं है। द्विजैन सोच रहा था कि पिछले महीने की बोर्डिंग फीस के लिए आज सबको टोक दे। आखिर महीने की 14 तारीख हो चुकी थी और यकीनन अब तक सबको वेतन मिल ही चुका होगा। लेकिन मिस माया ने सलाह दी, द्विजैन बाबू आज रहने दीजिए, कल रविवार की छुट्टी है, कल ही कहिएगा। अगली सुबह बोर्डिंग हाउस पहुंचते ही द्विजैन ने सबसे अपनी बकाया रकम मांगी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबने जैसे एक साथ मिलकर गूंगा और बहरा बनने का नाटक शुरू कर दिया था। बार बार मांगने पर भी जब पैसे मिलना तो दूर किसी ने बात तक नहीं की तो द्विजैन का पारा चढ़ गया। वो आंगन में खड़ा होकर चिल्लाया, आप सबका इरादा क्या है? मैं ये साफ साफ जानना चाहता हूं। ऊपर से नुट्टू बाबू ने अपनी गर्दन झुकाई और उसी तेज आवाज में बोले, हमारा इरादा तो बस यही है कि देख लें कौन किसे मजा चखाता है। कार्तिक बाबू, जरा इन्हें भी अपना मंतव्य सुना दीजिए। नीचे वाले कमरों से कार्तिक बाबू, हेमंत और बाकी सब बाहर निकल आए और चीख कर बोले, पैसे? किस बात के पैसे? फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा घटिया खाना खिलाकर आप पैसे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? द्विजैन के सिर में गुस्से की आग धधक रही थी। वो गरज कर बोला, घटिया खाना? हाँ, घटिया, 100 बार घटिया, 1000 बार घटिया। द्विजैन ने घर की दीवारें हिलाते हुए शोर मचाया। मैं बस इतना सुनना चाहता हूं कि आप लोग पैसे देंगे या नहीं। तभी ऊपर और नीचे के 25 बोर्डर्स ने एक साथ गले फाड़कर जवाब दिया, नहीं देंगे। गुस्से के मारे द्विजैन का पूरा शरीर कांपने लगा।
मिस माया ने उसे समझा बुझाकर ऑफिस वाले कमरे में ले जाने की कोशिश की, पर द्विजेन उस वक्त आपे से बाहर था। वो गुस्से और उत्तेजना में लड़खड़ाता हुआ बोर्डिंग हाउस से बाहर निकल गया। पूरे दिन 4 अलग अलग वकीलों के साथ कानूनी सलाह मशविरा करने के बाद शाम करीब 4 बजे द्विजेन थका हारा और पस्त होकर अपने घर लौटा। वहां उसने जैसे तैसे हाथ मुंह धोकर खाना खाया। जब वो दोबारा बोर्डिंग हाउस पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे। वहां पहुंचते ही वो सन्न रह गया। पूरा बोर्डिंग हाउस खामोशी में डूबा था। वहां मिस माया के सिवा और कोई नहीं था। आंगन में और गंदी नालियों में 4 बोरी चावल उंडेल दिया गया था। बरामदे में तेल का पीपा उलट दिया गया था, जिससे फर्श पर तेल की धार बह रही थी। थालियां, गिलास, कटोरियां, पीतल और स्टील के सारे बर्तन मरोड़कर और तोड़ फोड़कर पूरे घर में यहां वहां बिखरे पड़े थे। दुजेन ने हैरान परेशान होकर पूछा, ये सब क्या है? मिस माया ने बेबसी से कहा, सब चले गए। कब? करीब 1 घंटा पहले। क्या कहकर गए? जिनके पास बिस्तर और ट्रंक वगैरह थे वे सब सामान बांधकर ये कहते हुए निकल गए कि हम रामगढ़ कांग्रेस में जा रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के पास तो बस एक चटाई और एक सूटकेस ही था। वे उसे बगल में दबाकर चलते चलते कह गए कि जरा रविवार का चैरिटी मैच दिखाएं। और ये सब अत्याचार करके गए हैं? हाँ, और शौचालय की सारी सीटें भी ईंटें मार मार के तोड़ दी हैं। बरामदे में बह रहे उस तेल की धार के ऊपर ही दुजेन हताश होकर धप से बैठ गया। अगली शाम का समय था। बोर्डिंग हाउस की दूसरी मंजिल की गैलरी में द्विजेन और मिस माया एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। उस दिन 14 की रात थी। पूरे आसमान को अपनी चांदनी से नहलाते हुए चांद ठीक उनके सामने मुस्कुरा रहा था। दिन भर की उस दमघोटू गर्मी के बाद अब धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी थी। द्विजेन ने मिस माया की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, सच तो यह है कि मैंने आपको यहां हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए ही नौकरी पर रखा था। इसलिए अब इतने बेरहम होकर मुझे दोनों हाथों से धकेलकर खुद से दूर कर रही हैं? क्या करूं, आप ही बताइए। सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने है। मेरा कितना भारी नुकसान हुआ है उसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। नुकसान तो आपका काफी हुआ है, पर आप मर्द हैं। आपका घाटा आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरह पूरा हो ही जाएगा। लेकिन जरा मेरे बारे में सोचिए। घर में बूढ़े माँ बाप हैं। मेरी कमाई ही उनका इकलौता सहारा है। एक वक्त था जब मुझे 2 अलग अलग जगहों से नौकरी का बुलावा आया था, पर मैं वहां ना जाकर सिर्फ यहीं चली आई। मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन मिस्टर सेन। लेकिन क्या? माया ने एक बार सामने आसमान में चमकते चांद की ओर देखा, फिर अपनी दोनों आंखें जमीन की ओर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, सच तो यह है कि सिर्फ तुम्हें देखकर ही मैं यहां खींची चली आई थी। मेरा सब कुछ। माया की जबान से बाकी शब्द निकल ही नहीं पाए। कुछ पलों के लिए वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। द्विजेन ने बड़ी ही मधुर और कोमल आवाज में कहा, मैं सब समझ गया हूं माया, अब कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं समझूंगा कि मेरा सारा नुकसान वसूल हो गया। मेरी माँ इस बात के लिए कभी मना नहीं करेंगी, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? झुकी हुई नजरों के साथ माया ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, वे राजी हो जाएंगे। तभी सीढ़ियों के दरवाजे पर किसी की परछाई उभरी। वो परछाई परितोष की थी। परितोष ने देखा कि द्विजेन बिल्कुल सीधा बैठा है और माया का सिर उसके सीने पर ढलका हुआ है। दोनों ही जैसे दुनिया की सुध-बुध खो बैठे थे। दरवाजे की ओट में खड़े होकर परितोष ने सब कुछ सुन लिया था। अब वो बहुत ही सावधानी से उनके पास आया और हंसते हुए बोला, सबके नुकसान की भरपाई तो हो गई, पर मेरे घाटे को पूरा करने का क्या रास्ता है द्विजेन? इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। समाप्त।